प्रोसेस फूड्स की आज तक हमारा काफ़ी रुझान हो चुका है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा इशू आता है कि ब्रेस्ट कैंसर फीमेल्स में कॉमन हो चुका है। कैंसर जब डेवलप हो गया तो उसके बाद तो आपकी डाइट बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। 70-80% डाइट का रोल है। कैंसर पेशेंट के लिए स्पेसिफिकली एक ऐसी डाइट होती है जिसको हम न्यूट्रोपेनिक डाइट कहते हैं। अपनी डाइट अच्छी रखें और अपने सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल लाजमी करें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मेरा नाम डॉक्टर अरूज अकरम है और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अनम, जो कि एक डाइटिशियन है। और सबसे पहले तो आई थिंक डॉक्टर अनम, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी फॉर स्पेयरिंग इतना वैल्यूबल टाइम हमारे लिए। और जिस टॉपिक पे आज हम बात करना चाह रहे हैं वो मेनली ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स के लिए है। तो सबसे पहले डॉक्टर अनम, जिस गिव अस अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारे ऑडियंस के लिए। चलिए, थैंक यू सो मच अरूज, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिस पे जितनी बात की जाए उतनी कम है। इसकी टाइम टू टाइम इतनी अवेयरनेस बढ़ती जा रही है कि अगर हम बीइंग डाइटिशियन बात करते हैं तो कैंसर के पेशेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक उनकी डाइट ही होती है, क्योंकि हम कैंसर ट्रीट तो नहीं कर सकते पर हम उसके जितने सारे सिम्टम्स हैं, उसकी बाकी चीज़ों को हम बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। हम उसकी स्वेरिटी को कॉप अप कर सकते हैं, हम उसकी जितनी ज़्यादा उसके साथ लिंक कर रही हैं चीज़ें, उनको डाइट के थ्रू बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, इस पर बहुत कम बात होती है। मतलब अगर हम उसको सर्च भी करते हैं तो हम लोग पेशेंट की ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम्स के अंदर हम लोग जो है एक ये बताते हैं कि कैसे उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, ट्रीटमेंट क्या है, लेकिन कोई इस बारे में बात बहुत कम होती है क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा मिथ्स भी हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना। और फिर आई थिंक जब एक पेशेंट को ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है तो रिलेटिव्स हर किस्म की डाइट कोई अपनी तरफ से अवॉइड कर रहा है, कोई हर्बल थेरेपीज़ की तरफ चला जाता है। तो सबसे पहले तो मैं इस चीज़ से स्टार्ट करूँगी, ऐसे कौन से न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैं जो एक पेशेंट जब ब्रेस्ट कैंसर से डायग्नोज हो जाता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ जो भी ट्रीटमेंट वो अंडर को कर रहा है, जो उस पर उसको फोकस करना चाहिए? अच्छा, बेसिकली रू, जैसे कि आपने बिल्कुल सही बात की कि हमारी सोसाइटी का कुछ ऐसा प्रेशर है कि वो डिजीज़ को उन्होंने एक ऐसा पेशेंट को फील करवा देते हैं कि तुम एक आइसोलेटेड पर्सन हो एंड यू आर सफरिंग फ्रॉम द कैंसर, तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अब जितना ये कॉमन अवेयरनेस लेडीज़ में हो चुका है, इसके लिए हमारे लिए बहुत आसान है कि हम लोगों को अवेयरनेस दें कि आप अपनी नॉर्मल रूटीन इसके साथ कैसे मूव ऑन कर सकते हैं। बिल्कुल, जहाँ तक बात है, हम डाइट की बात करते हैं, सप्लीमेंट्स की बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें अपने मल्टीविटामिन्स पे फोकस करना चाहिए। जितना हम फैंसी चीज़ों को छोड़ के अगर हम नॉर्मल अपनी होल ग्रेन्स की बात करें, हम अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को प्रमोट करें, तो देखा जाए हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल का ऐसी एक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है उनके अंदर कि वो इन्फ्लेमेशन को भी काफ़ी कंट्रोल करते हैं और जितने फ्री रेडिकल्स बॉडी में बन रहे होते हैं ड्यूरिंग कैंसर, उसको भी कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्प आउट करते हैं। ठीक है। उसके अलावा देखा जाए तो इसका बेसिक एक मेन रीज़न है ओवरवेट और ओबेसिटी। सबसे ज़्यादा फीमेल्स में इसकी प्रेवलेंस इसलिए ज़्यादा है, हर उस फीमेल को आप देखेंगे जिसका BMI मोर देन 30 है। BMI को हम इस तरह से कहते हैं कि उनका हाइट के अकॉर्डिंग उनका वेट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि फ़ैट इंटेक उनका बहुत ज़्यादा होता है। प्रोसेस फूड्स की आज तक हमारा काफ़ी रुझान हो चुका है हमारी प्रोसेस फूड्स की तरफ, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा इशू आता है कि ब्रेस्ट कैंसर फीमेल्स में कॉमन हो चुका है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। हम उससे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? बीमारी होना एक अलग चीज़ है कि अब वो हो गई है, हमने उसको ट्रीट कैसे करना है। बेसिकली हमें पहले अपने नॉर्मल लाइफ में ये फोकस करना है कि हम किस तरह से इसको होने से बचा सकते हैं, क्योंकि क्यूरेटिव से ज़्यादा प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। तो हमें लाजमी चाहिए कि हम फिजिकल एक्टिविटी पे फोकस करें, हम अपने वेट को मेंटेन रखें, और अगर ये डिजीज़ हो गई है तो उसके साथ उससे घबराने से बेहतर है कि उसकी मैनेजमेंट की तरफ हम फोकस करें कि हम इसको किस तरह बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर अनम, आपने यहाँ पे कहा कि फ्रूट्स का इंटेक, आप स्पेसिफाई कर सकती हैं कि कौन से मेनली ऐसे फ्रूट्स हैं हाई इन एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ जो कि एक कैंसर पेशेंट्स को इस्तेमाल करने चाहिए? बिल्कुल रूज, ऐसा है कि हमारे जितने सिट्रस फ्रूट्स हैं, जिसमें हमारे ऑरेंज आ जाते हैं, बेरीज आ जाती हैं, ये सारी एंटीऑक्सीडेंट रिच होती हैं। हमारे फ्रूट्स में अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि हमारी बॉडी में जितने फ्री रेडिकल्स बनते हैं ना ड्यूरिंग कैंसर, और जितने एक्स्ट्रा बन रहे होते हैं, तो ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी इनकी क्या काम करती है कि उनके फ्री रेडिकल्स को अपने साथ बाउंड करके बॉडी से फ्लैश आउट कर देती है। तो हमारे सिट्रस फ्रूट्स इसमें आ जाते हैं, सारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आ जाते हैं, कैरेट्स आ जाती हैं, जैसा विटामिन A, D, C, ये सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल रिच होते हैं, तो हम इनका इंटेक ज़्यादा कर सकते हैं। सही। अच्छा, कैंसर के पेशेंट्स को जब कीमोथेरेपी शुरू हो जाती है, जब हम एक स्पेसिफाई कर देते हैं उस चीज़ को, तो वो सिम्टम्स डेवलप करते हैं, नौजिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, तो हम बड़ा कॉमनली ये उनसे सवाल, उनका एक क्वेश्चन होता है, मेनली आपस में ही होता है मरीजों का, कि आपने ऐसी कौन सी डाइट इस्तेमाल की, आप किस तरह से क्या इस्तेमाल करती थी कि इस नौजिया और वॉमिटिंग को। यूजली पेशेंट्स कीमोथेरेपी से पहले, एक सेशन से पहले भी और बाद में भी उनको एक कंसर्न होता है, मैं खा के ना जाऊँ या मैं क्या खा के जाऊँ, या उसके बाद अगर मैंने कीमोथेरेपी करवा ली है तो कितने
कितनी देर के बाद मैं क्या खाना खाऊं, इसकी कोई प्रॉपर गाइडलाइंस कोई हैं या फिर कुछ इस पे आप रोशनी डालना चाहें? बिल्कुल मैडम, ऐसा ये एक्चुअली होता है इससे कि कुछ चैलेंजेस हैं जो कीमोथेरेपी, रेडिएशन और सर्जरी के दौरान होते हैं। सबसे पहले जिसमें सबसे कॉमन आती है या डायरिया या कॉन्स्टिपेशन। पेशेंट बहुत ज़्यादा फेस करते हैं डायरिया और कॉन्स्टिपेशन की सिचुएशन। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इनटेक उनकी बहुत कम हो चुकी होती है, पेशेंट ऑलरेडी मैल नरिशमेंट में जा रहे होते हैं, क्योंकि कीमोथेरेपी एक ऐसा हार्ड प्रोसेस है कि आपके नॉर्मल सेल्स को भी वो काफ़ी डिस्टर्ब कर रहा होता है। ठीक है, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आप होल ग्रेन चीज़ों पर फोकस करें। आप अनाज वाली चोकर वाली रोटी खाएं, अनाज लें, गंदम का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ताकि जितना फाइबर रिच डाइट आप लेंगे ना, उतना हम जिसको आम अल्फाज में रेशेदार चीज़ें कहते हैं, जितना आप उसका इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे उसके लिए सबसे ज़्यादा आसानी होगा कि आपके कॉन्स्टिपेशन का मसला सॉल्व हो जाएगा। दूसरा, कीमो में एक और चैलेंज सबसे ज़्यादा डायरिया का होता है। डायरिया के लिए इसलिए हम थोड़ा सा ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रोलाइट लॉस भी कर रहा होता है पेशेंट का। क्योंकि डायरिया है, अगर वाटरी डायरिया है, उसके साथ उनके सारे न्यूट्रिएंट्स भी जा रहे हैं, तो हम लाजमी पेशेंट्स को इलेक्ट्रोलाइट्स इनटेक का कहते हैं, जैसे ORS की फॉर्म में दे देते हैं, उनको ब्रेड डाइट की तरफ लेके जाते हैं जिसमें बहुत सॉफ्ट डाइट होती है। योगर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोबायोटिक्स हैं, ब्रेड ले सकते हैं, राइस खिचड़ी का सॉफ्ट डाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा जहाँ तक आपने बात की नोज़िया की, तो नोज़िया भी एक ऐसा कॉमन चैलेंज है कि बहुत ज़्यादा पेशेंट्स को सफ़र करना पड़ता है। इसके लिए सबसे ज़रूरी जो रेफरेंस पे भी गाइडलाइंस हमें कहती हैं कि आप स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स लें, आप अपना स्टमक को फुल भर के मत रखें, आप एकदम लार्ज मील्स की जगह स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स थोड़ा थोड़ा करके इस वक्त जहाँ आप 3 मील ले रहे हैं प्रॉपर आमद 6 कर दें। अब थोड़ा थोड़ा करके खाएं, अपना फ्लूइड इनटेक लाजमी रखें, क्योंकि वॉमिटिंग और डायरिया एक ऐसी सिचुएशन है जो वाटर लॉस करवाती है, तो उसके लिए आप अपने आप को हाइड्रेशन लाजमी रखें। कुछ सिट्रस जूसेस आप ले सकते हैं, आप नींबू पानी या निमकोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ कोशिश करें कि स्पाइसी फूड्स को काफ़ी अवॉइड करें, क्योंकि स्पाइसी फूड आपको हार्टबर्न भी करते हैं और नोज़िया को ज़्यादा वर्स भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये प्री कीमोथेरेपी, पोस्ट कीमोथेरेपी दोनों टाइम पे ये चैलेंजेस ऐसे कि किसी भी टाइम में डेवलप हो सकते हैं। हम इसको बिल्कुल स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि पोस्ट कीमो ही होगा। एक कीमो का प्रोसेस ऐसा है कि वो किसी भी टाइम, माउथ सोर्स का एक बहुत कॉमन इशू है पेशेंट्स का। हम अक्सर पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो उनकी कंप्लेन यही होती है कि हमसे खाया कुछ नहीं जाता, या उनके एक मेटालिक सा टेस्ट डेवलप हो जाता है, तो उनकी कॉम्प्लिकेशन। इसके लिए सबसे आसान है कि वो अपनी कंसिस्टेंसी पे फोकस कर लें। अगर वो सॉलिड फूड्स नहीं खा पा रहे तो वो सेमी सॉलिड पे आ जाए, या फुल लिक्विड की कंसिस्टेंसी, जिसमें हम मिल्क शेक्स की बात करते हैं, स्मूदीज की करते हैं, कस्टर्ड है, जेली है, इस तरह के कुछ आइटम्स वो ले सकते हैं। तो उससे बहुत ज़्यादा कॉमन, क्योंकि ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, तो सप्लीमेंट के साथ साथ डाइट भी बहुत मेजर रोल प्ले करती है। ठीक, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव चीज़ें थी, आई थिंक बहुत कम इन पे बात होती है। अच्छा डॉक्टर नम, साथ साथ मुझे ये भी बताएंगा कि कीमोथेरेपी की तो बात के अंदर ये डाइट, दिस इज़ द सेम फॉर द रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी भी में यही चीज़ें इंक्लूड करनी है हमने? बिल्कुल, रेडियोथेरेपी में थोड़ा सा डिफरेंस ऐसे आता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। ठीक है। तो डाइट ऑलमोस्ट, मैंने फिर जिस तरह पहले ही बात की कि हम इससे किसी भी डिजीज़ को क्योर नहीं कर सकते, हम प्रिवेंटिव एक्शन कर सकते हैं। हम सिम्टम्स को कॉप अप कर सकते हैं कि हम सिम्टम्स को वर्स होने से कैसे बचा सकते हैं थ्रू डाइट। तो डाइट ऑलमोस्ट ऐसी है। दूसरा सबसे ज़रूरी एक पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी कि पेशेंट्स को नहीं आइडिया होता, कैंसर पेशेंट के लिए स्पेसिफिकली एक ऐसी डाइट होती है जिसको हम न्यूट्रोपेनिक डाइट कहते हैं। बेसिकली न्यूट्रोपेनिक डाइट हर उस पेशेंट को दी जाती है जिसकी इम्यूनिटी सरप्रेस होती है। जिसमें हम कैंसर के पेशेंट्स को कह सकते हैं, कोविड के रिसेंटली केसेस बहुत सारे थे। इम्यूनिटी सरप्रेस, किसी भी पॉइंट पे आपकी इम्यूनिटी जब डाउन होती है तो आप न्यूट्रोपेनिक डाइट पे शिफ्ट करते हैं पेशेंट को। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि आप अंडर कुक फूड कोई पेशेंट को नहीं देते, क्योंकि पेशेंट को इन्फेक्शन लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बिल्कुल, बारबेक्यू या अंडर कुक स्टेक्स टाइप आप बिल्कुल अवॉइड करवाते हैं पेशेंट को। आप पेशेंट को बिल्कुल रॉ वेजिटेबल्स से सबसे ज़्यादा हम कहते हैं कि रॉ वेजिटेबल ना हो, क्योंकि हमें नहीं अंदाज़ा कि जहाँ से वो आ रहे हैं वो कितनी हैंडलिंग में किस तरह थे, उसकी फूड सेफ्टी कितनी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, प्रॉपर सैनिटाइज हुए हैं या नहीं हुए। तो यूजुअली हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि फ्रेश की जगह कैंड फ्रूट्स को, इन केस के पेशेंट को कोई और कोमॉर्बिड नहीं है, हाइपरटेंसिव या डायबिटिक नहीं है, तो वो कैंड प्रोडक्ट की तरफ ले सकता है, या वो ऐसे फ्रूट्स को ज़्यादा ले सकता है जिसकी अल्लाह ताला की तरफ से नेचुरल एक आउटर कवरिंग है। एप्पल की जगह वो बनाना ले सकते हैं, ऑरेंज का एक अच्छा ऑप्शन है। बेरीज बहुत ज़्यादा इसमें हेल्पफुल होती हैं। इसके अलावा दूसरा थोड़ा सा एक एहतियाती होती है कि उस पेशेंट के बर्तनों का भी, यूटेंसिल्स का हम काफ़ी ख्याल करते हैं, क्योंकि पेशेंट सर्विस में हम डिस्पोजेबल यूटेंसिल सर्व करते हैं। घर में भी कोशिश करें कि उन पेशेंट्स के बर्तन प्रॉपर सैनिटाइज हों या स्टरलाइज कर दें, बहुत हॉट वाटर में उनकी वॉशिंग हो, ताकि कांटेक्ट ना हो, क्रॉस कंटामिनेशन ना हो पेशेंट की,
किसी भी, क्योंकि उन पेशेंट की इम्यूनिटी इतनी कम होती है कि उनको किसी भी चीज़ से इन्फेक्शन लग सकता है। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ी सी चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग इस चीज़ से कि पेशेंट को बीमारी ना लगने की मकसद से जो बर्तन अलहदा होते हैं, कुछ लोग ये समझते हैं कि बीमारी ट्रांसफ़र हो जाएगी तो इसलिए बर्तन अलहदा हो रहे हैं। बिल्कुल, ये बस लोगों की थोड़ी सी मिथ है, और इसमें मैं सबसे पहले कहूँगी कि मेजर रोल फैमिली और अटेंडेंट्स का प्ले करता है कि आप पेशेंट को कितना मोटिवेट कर रहे हैं। इंटायरली डिपेंड्स कि पेशेंट एक ऑलरेडी एक वो कहते हैं साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस में होता है, वो अपने साथ एक चीज़ उसको फील हो रही होती है कि मुझे पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि इसका एक खौफ भी बहुत ज़्यादा है। तो पेशेंट बहुत ज़्यादा खुद को डाउन फील करते हैं, जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी और डाउन हो रही होती है। तो उसमें बेसिक घर वालों का रोल है कि उसको कैसे आपने मोटिवेट करना है, उसको चीज़ों की, इसीलिए अवेयरनेस सेशंस लाजमी बहुत ज़रूरी है कि लोगों को पता चल सके कि ये कोई ऐसी अछूत बीमारी नहीं है, कंटेजियस नहीं है। बिल्कुल, बस आपने उसकी मैनेजमेंट रखनी है, और प्रॉपर मैनेजमेंट पेशेंट की अपनी हैंड हाइजीन का, घर वालों का, थोड़ा सा उसके एनवायरनमेंट का ख्याल करें ताकि वो किसी और इम्यूनिटी से, ऑलरेडी इम्यूनिटी डाउन है तो कोई और इन्फेक्शन डेवलप ना कर सके। ठीक है। सो रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी की तो हमने बात की, इसके साथ साथ काइंडली गाइड करेंगे कि क्या कोई ऐसी बीमारियां, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें जो आपने जितना भी हमें तक हमें गाइड किया है, अगर ये पेशेंट डायबिटिक है तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसको अवॉइड करनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम अपनी यूजुअल जो वो डायबिटीज़ की वजह से जो डाइट यूज़ कर रहा है, उसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं क्या एक्स्ट्रा एहतियात करनी चाहिए कुछ, या फिर क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर के अंदर या कीमोथेरेपी के दौरान जो है ना, उसको क्या और ज़रूरत है अपनी डाइट पे फोकस करने की, या कोई चेंजेस वगैरह करने की उसको ज़रूरत है? अच्छा रूज, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। इसमें यूजुअली ऐसा होता है कि पेशेंट जो कैंसर पेशेंट होता है उसके साथ कोई कॉमोर्बिड्स चल रही होती है, क्योंकि हमने पहले एक जिक्र किया कि पेशेंट ओबेसिटी से ही लिंक कर रही है ये सारी चीज़ें, तो ओबेसिटी के साथ हमारी डायबिटीज़ भी है और हाइपरटेंशन भी है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा हम पहले पेशेंट को ये कहते हैं कि आप अपनी रूटीन की डाइट लें, पर क्योंकि कैंसर का पेशेंट ऐसा इस फेज़ में आ जाता है कि उसकी इनटेक एपिटाइट ख़त्म हो जाती है, हम उसलिए उस टाइम हम ये प्रेफर करते हैं कि पेशेंट क्या लेना चाह रहा है। इन केस अगर पेशेंट 2-3 दिन से कुछ नहीं खा रहा और वो अगर कोल्ड ड्रिंक्स का कहता है, सॉफ्ट ड्रिंक्स का कहता है, या कुछ बेकरी आइटम उसका जिस चीज़ का दिल कर रहा है, तो हम बहुत पोर्शन कंट्रोल करके हम सर्विंग साइज़ के अकॉर्डिंग पेशेंट को लाजमी अलाउ कर देते हैं कि कुछ ना खाने से कुछ खाना बेहतर है। पर यूजुअली देखा जाएगा किसी पेशेंट की इनटेक बेहतर है और वो उसको अपनी डाइट तो फॉलो करनी है एडीए वाली। एडीए हमारा अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन है, उनकी प्रॉपर गाइडलाइंस है कि आपने कंसिस्टेंट कार्ब्स करने हैं। हम कभी भी पेशेंट को ये नहीं कहते कि आपने कार्ब्स रिस्ट्रिक्ट करने हैं, हम उन्हें कहते हैं कि आप पोर्शन साइज कंट्रोल करें, आप सर्विंग साइज को फोकस कर लें, आप जहाँ बहुत ज़्यादा हाई ग्लाइसेमिक फूड खा रहे हैं आप वहाँ लो पे आ जाएँ। हर फ्रूट का एक अपना ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है कि उसके अंदर स्वीटनेस लेवल कितना है, तो उसमें बहुत सारे फ्रूट जैसे हमारा एप्पल है, पीच है, एप्रिकॉट है, ऑरेंज है, हम वो प्रेफर करते हैं डायबिटिक पेशेंट को कि आप वो ले सकते हैं। जितनी हमारी ब्लूबेरीज़ हैं, स्ट्रॉबेरीज़ हैं, जितनी बेरी फैमिली के फ्रूट्स हैं वो पेशेंट ले सकता है। तो जहाँ बहुत स्वेयर सिचुएशन आती है, मैं फिर से ये बताती चलूँ कि हर चीज़ नहीं, जहाँ वो सिचुएशन कि पेशेंट की इंटेक बिल्कुल नहीं है और उसका कुछ खाने को दिल कर रहा है, तो उसको लाजमी हम कहते हैं कि आप लें ताकि उसका जीआईटी ट्रैक्ट भी फंक्शन में रहे और उसके हो सकता है कि उस चीज़ से उसके टेस्ट बड्स ट्रिगर करे और उसको दोबारा भूख लग सके। ठीक है। अच्छा, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के लिए भी कोई सिमिलर प्रोटोकॉल्स हैं? हाइपरटेंसिव पेशेंट के लिए बिल्कुल एक मेडिटेरियन डैश डाइट है, उनके लिए सोडियम की रिस्ट्रिक्शन थोड़ी सी होती है क्योंकि ऑलरेडी कीमो पेशेंट या कैंसर पेशेंट्स का हम जब बात कर रहे थे हाइड्रेशन की, तो सोडियम वाले पेशेंट जब सोडियम इंटेक ज़्यादा करते हैं ना, तो सोडियम का बेसिक रोल है वाटर रिटेंशन का। तो जब वाटर रिटेंशन, सोडियम का अपना एक कंटेंट जिसको हम आम अल्फाज में नमक कहते हैं, उसकी एक प्रॉपर्टी ऐसी कि वाटर को अपने साथ बाउंड कर लेता है, तो वो एज अ डायूरेटिक काम करता है, तो वो डिहाइड्रेशन में ज़्यादा जा सकता है। तो हम कैंसर पेशेंट्स को लाजमी रिस्ट्रिक्ट थोड़ा सा कम करते हैं कि मॉडरेट अमाउंट में लो सोल्ट लो कोलेस्ट्रॉल डाइट लें, साथ अपने कैफीन ड्रिंक्स और बेवरेजेस का थोड़ा सा इंटेक कम कर दें क्योंकि वाटर रिटेंशन ना हो। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स की कंप्लेन होती है कि उनका एडमा हो जाता है एंकल्स में, कहीं पे सोडियम इंटेक की वजह से सोजिश जिसको हम कहते हैं कि पाँव का सूज जाना, उंगलियों का सूज जाना, तो उसको कम करने के लिए लो सोडियम डाइट लाजमी प्रेफर की जाती है। अच्छा डॉक्टर, हम एक और चीज़ पे हम फोकस करते हैं, ये है कि सी फूड है या प्रोटीन है, चिकन है, गोश्त है, इसमें कोई वेरिएशन है कि हम पेशेंट को ये कहें कि आप जो है ना कुछ कहते नहीं चिकन अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए, गोश्त की तरफ फोकस करो, गोश्त नहीं चिकन खाओ, सी फूड से कुछ लोग अवॉइड करना चले जाते हैं, फॉर एग्जांपल सुशी है या इस तरह की कोई और है, प्रॉन्स वगैरह हैं, तो क्या इसमें भी कोई वेरिएशन है, कोई एनीथिंग दैट यू वुड वांट टू ऐड कि पेशेंट्स को फोकस करना चाहिए? बिल्कुल ऐसा ही है कि हम लाजमी बताते हैं जो सी फूड या सुशी है, मैंने जैसे बात की कि पेशेंट को इम्यूनिटी इतनी कॉम्प्रोमाइज़ हुई है ऑलरेडी, तो हम उसको ऐसी कोई फूड नहीं देते जो अंडर कुक्ड हो। बिल्कुल। हम स्टेक्स, मैंने आपको बताया कि हम रेड
मीट को भी थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम BMI को भी कंसिडर कर रहे होते हैं पेशेंट का, और क्योंकि कीमोथेरेपी का प्रोसेस ऐसा है जिसमें बहुत ज़्यादा मसल वेस्टिंग होती है, तो हम लीन प्रोटीन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि पेशेंट लाजमी वाइट चिकन ले, फिश ले सकता है ट्वाइस इन अ वीक, वो चिकन को ले सकता है, और दूसरा अगर उसको कुछ खाने को दिल नहीं करता मीट से तो प्लांट बेस्ड पे वो आ सकता है, वो एग वाइट्स का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकता है कि वंस इन अ डे अगर वो 2 या 3 एग वाइट्स ले रहे अपने मील में तो भी उसकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, क्योंकि हर पेशेंट की प्रोटीन रिक्वायरमेंट वेरी करती है उसकी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो लीन प्रोटीन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है जिसका फैट कंटेंट बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू रेड मीट जिसमें हमारा बीफ भी आ जाता है। अच्छा, इसमें मैं थोड़ी सी अपनी एक नॉर्मल हमारी कम्युनिटी के लिए देसी मुर्गी और जो बाज़ारी मुर्गी है, एक पोल्ट्री वाली मुर्गी है, इसका कोई डिफरेंस है हम पेशेंट को रिकमेंडेशन में? अच्छा, देखा जाए तो बहुत सारे लोगों का ये कॉन्सेप्ट भी है और कहीं हद तक ये ठीक भी है कि जो देसी मुर्गी है वो बहुत बेनिफिशियल है पेशेंट्स के लिए, क्योंकि हम जितनी ब्रॉयलर मुर्गियों की बात करते हैं उनको ग्रोथ हार्मोन्स के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं आजकल, तो जितनी वो फीमेल स्टाफ है, क्योंकि हमारा होता ही ब्रेस्ट कैंसर फीमेल्स में ज़्यादा है, तो उनके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है उस ब्रॉयलर चिकन की वजह से, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन्स उसको भी लगाए जा रहे होते हैं और वो जब हम फीमेल्स उसका इंटेक करती हैं तो वो कहीं ना कहीं जाकर इंट्रैक्ट करते हैं। तो प्रेफर किया जाता है कि देसी मुर्गी हो जिसकी होममेड फीड हो, अच्छी हो, क्योंकि मैंने आपको फिर बताया कि पेशेंट ऑलरेडी इतनी बॉडी उनकी ट्रॉमाइज होती है कि हम बिल्कुल रिस्क नहीं लेते कि ऐसी कोई चीज़। बहरहाल ब्रॉयलर का भी ऐसा इशू नहीं, वो रूटीन में ले सकते हैं अगर वो ले रहे हैं, पर देसी को ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं अगर हम कंपैरिजन करें। हम अफोर्डेबिलिटी पे भी बात कर सकते हैं। इसमें हमारी एक चीज़ आ जाती है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, कि हमारा हर पेशेंट इतना विलिंग नहीं होता कि वो देसी मुर्गी ही अफोर्ड कर सके, तो इसलिए हम उन्हें बिल्कुल नहीं कहते कि आप सिर्फ मुर्गी ही खाएं या आप लें, आप प्लांट बेस्ड सोर्स पे भी आ सकते हैं, आप दालों का इस्तेमाल करें, रेड बीन बहुत अच्छी है। ओके, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज़ पे हम फोकस करते हैं, वो ये है कि क्या कोई ऐसी डाइटरी चीज़ें हैं जो कि ब्रेस्ट कैंसर की रिकरेंस को दोबारा इंक्रीज कर सकती हैं? एक मरीज़ जब ठीक हो जाता है कीमोथेरेपी से, ट्रीटमेंट उसका कंप्लीट हो चुका हुआ है, ये तो हमने शुरू में फोकस मेनली कीमो के ऊपर किया और रेडियोथेरेपी पे किया, इसके बाद जब मरीज़ बिल्कुल हेल्दी लाइफस्टाइल पे चला जाता है तो क्या उसको कोई ऐसी डाइटरी चेंजेस हैं या कोई डाइट है जो अवॉइड करनी चाहिए कि दोबारा ब्रेस्ट कैंसर ना हो? नहीं अरू, जैसे है कि इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लाइफस्टाइल चेंजेस। डाइट अगर वो ले रहे हैं वो अपनी रूटीन की मेडिटेरियन डाइट ले, पर अपना वेट मेंटेन रखें। थोड़ी सी हम पेशेंट्स को लाजमी कहते हैं कि अपनी फिजिकल एक्टिविटी पे फोकस करें, बहुत हैवी एक्सरसाइजेज ना करें, पर हर खाने के बाद अगर 15 मिनट्स की वॉक कर लेते हैं तो क्योंकि जितना उनका वेट मेंटेन रहेगा उतने रिकरेंस के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। दूसरा, जिस तरह से मैंने ब्रीफली पहले भी बताया कि कुछ मेजर चीज़ें हैं जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, अपनी डाइट अच्छी रखें और अपने सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल लाजमी करें, क्योंकि विटामिन और मिनरल्स की डेफिशिएंसी से चीज़ें वर्स हो सकती हैं, पर अगर उनको कंट्रोल में रखेंगे, अगर वो अपनी सप्लीमेंट्स लेते रहेंगे तो काफ़ी बेहतर रहेगा उनको हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के। ठीक है। अच्छा, कहा जाता है यू आर व्हाट यू ईट, तो आप मुझे बताएं कि एक पेशेंट, जैसे हमने शुरू में बिल्कुल डिस्कस किया था कि बहुत मेंटल एगनी है और बहुत ज़्यादा पेशेंट एक डिप्रेशन में चला जाता है, और मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा जो एपेटाइट डिक्रीज़ कर जाती है वो मेनली स्ट्रेस फैक्टर्स की वजह से होती है। क्या खाने का कोई रोल है इस मेंटल हेल्थ बीइंग के साथ, वेल बीइंग के साथ पेशेंट की? बिल्कुल, थोड़ा सा पेशेंट ऑलरेडी इतना ट्रॉमाइज फेज में होता है, उसकी इतनी ज़्यादा बॉडी एग्जॉस्ट हुई होती है, तो जितना वो ऊपर से फैटी फूड्स लेगा, मैंने जिस तरह से जिक्र किया कि हम एंटीऑक्सीडेंट्स की इसलिए बार बार बात करते हैं क्योंकि जितना हमारा प्रोसेस फूड है जब उसने मेटाबोलाइज होना है बॉडी में, तो हमारे जिस तरह हम कुकिंग प्रैक्टिसेस में ऑयल्स की बात करते हैं, हम सैचुरेटेड फैट्स का इंटेक ज़्यादा करते हैं, तो उसके लिए जितना हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनते हैं वो उतना बॉडी को एक स्ट्रेस फेज में, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इंक्रीज हो जाता है। तो इसीलिए हमने उनको लाजमी कहते हैं कि आप अपनी कुकिंग प्रैक्टिसेस पे फोकस करें, जहां आप सैचुरेटेड फैट्स ले रहे हैं उसकी जगह मोनोसैचुरेटेड फैट्स लें, प्लांट बेस्ड पे ऑलिव ऑयल पे, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल पे शिफ्ट हो जाएं, जहाँ अगर वो नॉर्मल कुकिंग ऑयल ले रहे हैं, प्लांट बेस्ड पे चले जाएँ, जहाँ वो नॉर्मल मार्जरीन या बटर ले रहे हैं उसकी जगह वो प्लांट बेस्ड बटर ले सकते हैं, पीनट बटर है जिसमें, या कोई और नट्स का आप बटर ले सकते हैं। ठीक है, ओके, ये एक बहुत अच्छी इस पे है। थोड़ा सा इस पर डिटेल में जाना चाहें तो मुझे बता सकते हैं कि डिफरेंट ऑयल्स हैं। अब ऑलिव ऑयल थोड़ा सा आई थिंक हमारी आम कम्युनिटी के लिए एक्सपेंसिव ऑयल कंसिडर किया जाता है, उसका ऑल्टरनेट क्या हो सकता है अगर आप उसको थोड़ा डाउन द सीरीज में जाएं? अगर हम ऑलिव ऑयल की बात करें, हम इस तरह कर सकते हैं कि हम अपनी कुकिंग प्रैक्टिसेस चेंज कर सकते हैं, जहां हम बहुत ज़्यादा हमारी, क्योंकि एक कम्युनिटी की एक प्रेफरेंस ऐसी है कि जब तक सालन पे तेल ना नज़र आए तो वो पसंद अपील नहीं करता, टेस्टलेस फील होता है पेशेंट को। तो उसके लिए बहुत आसान है कि हम कुकिंग प्रैक्टिसेस को चेंज कर दें। हम बहुत ज़्यादा पेशेंट को स्टीम में बना के दे सकते हैं। अगर हम एक अगर पेशेंट है और वो चाह रहा है कि फ्राइड चिकन खाना, तो हम उसे ग्रिल्ड चिकन करवा के दे सकते हैं, प्रॉपर कुक्ड, उसका टेम्परेचर मॉनिटर करके काफ़ी प्रॉपर कुक्ड
कुकड होगा तो हम पेशेंट को वो दे सकते हैं। हम स्टीम में उसकी कुकिंग कर सकते हैं, जैसे हम कोई भी मील दे रहे हैं उसके साथ हम एक स्टीम वेजिटेबल्स का बाउल उसको सर्व कर सकते हैं। और दूसरा देखा जाए तो हम अपने नट्स की तरफ, प्लांट बेस्ड प्रोटीन की तरफ आ जाते हैं या प्लांट बेस्ड फैट्स की तरफ बात करते हैं, तो सोयाबीन ऑयल ले सकते हैं, वो ऑलिव ऑयल ले सकते हैं। इसके अलावा बटर्स में जिस तरह नॉर्मली पेशेंट की प्रेफरेंस होती है कि कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा तो चलो स्लाइस पे कोई बटर लगा लूँ, तो प्लांट बेस्ड की तरफ पीनट बटर पे आ सकते हैं, हेज़लनट बटर्स को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर ने बताएं कि क्या जब पेशेंट्स वगैरह हमारे चलें एक प्राइवेट सेक्टर और एक गवर्नमेंट सेक्टर का ही बड़ा डिफरेंस है और मरीज़ कहीं से भी इलाज करवा रहा होता है, हम बहुत कम देखते हैं कि इस इलाज के दौरान चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर हो या किसी और किस्म का कैंसर हो, पेशेंट्स शायद डाइटिशियन के पास इतना फोकस अपना नहीं रखते हैं। वो इस ट्रीटमेंट के दौरान जो है ना वो अपनी डाइट खुद से ही मैनेज कर रहे होते हैं। शायद इसीलिए हमारा प्राइम फोकस आज का वीडियो बनाने का यही था कि हम लोगों को अवेयर कर सकें। तो डाइटिशियन का कितना रोल है और आप कितना ज़रूरी समझती हैं कि हर मरीज़ को डाइटिशियन के पास ज़रूर आना चाहिए ड्यूरिंग द कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी प्रोसेस के दौरान? बिल्कुल, जिस तरह से हमने फिर बात की कि हमारा एक अलमिया ये है कि हम क्यूरेटिव को ज़्यादा फोकस करते हैं एज़ कम्पेयर टू प्रिवेंटिव को। अगर हम अपनी प्रिवेंशन पे ही डे फर्स्ट से फोकस कर लें कि अगर तो कैंसर जब डेवलप हो गया तो उसके बाद तो आपकी डाइट बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। 70-80% डाइट का रोल है कि आपकी इनटेक कैसी है, क्योंकि एक इतना हार्ड प्रोसेस होता है कि आपकी मसल वेस्टिंग कांस्टेंट हो रही है, तो उसके लिए डाइट तो आपका सबसे मेजर रोल प्ले करती है। डाइटिशियंस का जहाँ तक रोल है, डाइटिशियन भी बहुत ज़्यादा इसमें अहम किरदार अदा करते हैं, क्योंकि हर पेशेंट हमारे लिए उतनी ही प्रायोरिटी पर है। जो कैंसर का पेशेंट होता है उसकी एक कोलैबोरेशन कंसल्टेंट के साथ साथ डाइटिशियन के साथ भी चल रही होती है, क्योंकि जितने मैंने आपसे जिक्र किया कि सिम्टम्स वर्स होते चले जाते हैं, हम थ्रू डाइट भी उसको कंट्रोल कर सकते हैं। सेटअप में है, चाहे वो प्राइवेट हो, हर सेटअप में हम इसलिए भी ज़्यादा नहीं कह सकते क्योंकि हमारी जितनी आजकल की पॉपुलेशन है उनका एक अलमिया ऐसे कि वो दवाओं से ही इतना एग्जॉस्ट हुए होते हैं कि वो उनका एक होता है हम दवाएं खा रहे हैं तो हम खाना क्या खाएं। बिल्कुल। तो मैंने जहाँ तक जिक्र किया कि उनके टेस्ट बड्स बिल्कुल एक डाउन की तरफ चले जाते हैं, उनका खाने का कुछ दिल नहीं करता, तो बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस कम हो जाती है। पर देखा जाए तो जो कंसर्न पेशेंट हैं और जो एक ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं तो उनका डाइटिशियन का कंसल्ट लाजमी होता है ताकि उनका प्रॉपर कस्टमाइज डाइट प्लान बन सके उनकी बॉडी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, कोई ऑल्टरनेटिव कोई थेरेपीज़ वगैरह हैं या कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज़ हैं ड्यूरिंग द ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट वगैरह प्रोसेस के दौरान? बिल्कुल, यूजुअली कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज़ में हम ये कर सकते हैं, जैसे एक कांस्टेंट पेन का फेज़ है, पेशेंट कीमो के बाद काफ़ी कंप्लेन करता है कि मुझे बॉडी पेन है या बॉडी एक है, तो उसमें मसाज करवा सकते हैं वो। कुछ हर्बल टीज़ है, जैसे हम ग्रीन टी का जिक्र करते हैं और हमारी एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि हम ग्रीन टी का इस्तेमाल करते हैं, तो काफ़ी हेल्पफुल है क्योंकि उसके एक्टिव कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो बॉडी को स्ट्रेस को रिलीज़ करते हैं, बॉडी के फ्लश आउट करते हैं टॉक्सिन्स को। तो हर्बल के कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग में हमारी हर्बल टीज़ भी आ जाती हैं, हमारी सप्लीमेंट्स लाजमी आ जाती हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो डाइट से कंट्रोल नहीं हो रही होती। जैसे हम माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की बात करते हैं तो उसके लिए लाजमी हम पेशेंट को साथ सप्लीमेंट्स भी स्टार्ट करवाते हैं ताकि उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट कवर हो सके। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास 2-3 दफ़ा ऐसे सवाल भी आए कि पेशेंट्स कहते हैं कि हमें ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, अब ब्रेस्ट कैंसर एक मरीज़ को हो गया, पेशेंट का ट्रीटमेंट भी कंप्लीट हो गया, इसके बाद उनका सवाल ये है कि कितने अरसे तक मुझे स्पेसिफिक फोकस रखना है कि मुझे कैंसर था, अब मेरा इलाज हो गया हुआ है, कि मैंने अब एक पर्टिकुलर डाइट रखनी है और कितना मुझे कॉन्शियस होना है और कितने अरसे तक के लिए कॉन्शियस रहना है, तो इस पे थोड़ा बहुत अच्छा अरूज, ऐसे है कि इसमें तो वाकई बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो ठीक हो गए हैं तो दे आर बैक टू नॉर्मल रूटीन, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि ऑलरेडी एक वो इतने जर्क वाले फेज से गुजरे हैं कि वो इतनी बड़ी बीमारी है, काट कर आए हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपना बाकी लाइफस्टाइल भी वैसे ही कंटिन्यू करें, अपनी क्लीन ईटिंग करें, अपना बहुत ज़्यादा ऐसे अपना वेट को लाजमी मेंटेन करें। हम फिर वहीं बात पे आएंगे कि जितना आपका वेट नॉर्मल होगा उतना आपको कैंसर से प्रिवेंटिव रहेगा। रीअकरेंस का चांस बहुत कम हो जाता है अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी है, आपकी डाइट अच्छी है और आप अपनी प्रॉपर मेडिकेशन ले रहे हैं, क्योंकि कैंसर के बाद मेडिकेशन भी कुछ सालों तक चलती रहती हैं। तो उसी तरह एक डाइट भी समझे कि हम नॉर्मल डाइट की बात नहीं करें, हम थेरेपेटिक डाइट की बात करें कि हम एक डिजीज़ का इलाज कर रहे हैं डाइट से, तो इसी तरह वो दवाई समझ के अपनी डाइट को लेते रहें ताकि उनको फर्दर कोई कॉम्प्लिकेशंस फेस ना करनी पड़े। ठीक है, अच्छा क्या आप एक्सरसाइज को, और जैसे आपने बीच में कहा कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल एक्सरसाइज नहीं, प्रमोट करती हैं ड्यूरिंग कीमोथेरेपी या आफ्टर कीमोथेरेपी, या कोई स्पेस देनी चाहिए, कोई गैप देना चाहिए जिसके बाद पेशेंट्स वो कंटिन्यू करें? बिल्कुल, इंटायरली डिपेंड्स ऑन पेशेंट कंडीशन कि पेशेंट की खुद हिम्मत कितनी है। अगर एक पेशेंट बिल्कुल डाउन की तरफ जा रहा है और हम उसको एक्सरसाइज का कहेंगे, वो ऑलरेडी क्योंकि पेशेंट की कंडीशन ऐसी हो जाती है कि वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो चुके होते हैं, उनको कोई चीज़ उनके भले की भी उनको नहीं अच्छी लग रही होती, तो उस सिचुएशन में डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है। अगर तो
तो पेशेंट थोड़ा सा, पर मैं ज़रूर कहूँगी कि अगर थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी को करें, आप कुछ भी ना करें, आप अगर वॉक भी कर लेते हैं, थोड़ा सा ग्रीन एरिया में निकलें, आपका थोड़ा वैसे भी माइंड पे एक अच्छा हेल्दी इम्पैक्ट पड़ता है। ग्रीनरी देखें तो मूड भी फ्रेश हो जाता है, क्योंकि कीमो में बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स का इशू होता है। ठीक, अच्छा, एंड के ऊपर हम थोड़ा सा इसको समराइज़ करते हैं और एक साथ साथ में एक और सवाल जो आपसे चलेंगे, तो कैंसर के बेसिकली था कि जो पेशेंट्स अंडरगो कर रहे हैं, इसके साथ साथ थोड़ा बहुत एक दफ़ा मुझे इस बारे में बता दें कि अगर एक, जैसे अगर मैं हूँ या कोई और ऐसी खातून है या कोई लड़की है जिसको ये बहुत ज़्यादा खौफ है कि उसकी फैमिली हिस्ट्री आती है ब्रेस्ट कैंसर की, और अब वो अपनी डाइटरी रिकमेंडेशंस अब क्या उसको रिकमेंड करती हैं कि वो इस पे फोकस रखे और इन चीज़ों को अवॉइड करे ताकि वो कैंसर की तरफ ना जा सके? बिल्कुल, इसके लिए सबसे ज़्यादा एक तो ज़रूरी है स्क्रीनिंग, कि आप अपने एनुअली स्क्रीनिंग करवाते रहें। उसके साथ साथ आप अपनी डाइट ऐसी रखें कि आप सबसे पहले आपका वेट मेंटेन होना चाहिए, आपका BMI बिलो 24.5 होना चाहिए। BMI एक ऐसी चीज़ है, हाइट फॉर एज होता है, वेट फॉर एज होता है, कि आपका वेट कितना मेंटेन रह रहा है। अगर आपको, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर देखा गया, बहुत सारी स्टडीज़ से भी ये चीज़ लिंक की है कि हमारा जितना फैट इंटेक है वो लिंक कर रहा है हमारे ब्रेस्ट कैंसर के उसके लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है ब्रेस्ट कैंसर फैट इंटेक की वजह से। तो अपनी क्लीन ईटिंग करें, अच्छा क्लीन फूड लें। इसमें हम ये कह सकते हैं कि फ्रूट्स वेजिटेबल लें, बहुत ज़्यादा प्रोसेस फूड ना लें, क्योंकि आजकल हमारे थोड़ा सा स्टाइल बन चुका है कि हमें फ्राइड प्रोडक्ट्स और जितने जंक्स हैं हम उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उससे थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। अपनी कुकिंग प्रैक्टिसेस को चेंज कर सकते हैं और अपनी फिजिकल एक्टिविटी को अपना मेंटेन रख सकते हैं। एंड के ऊपर डॉक्टर अनम, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने इतनी वैल्यूबल इंफॉर्मेशन दी, एंड आई टेल यू एज अ डॉक्टर मुझे भी शायद ये इतनी सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पता थी। तो डॉक्टर अनम, एंड पे आप एक मैसेज देना चाहें द पेशेंट्स हू आर अंडरगोइंग ब्रेस्ट कैंसर के जो पेशेंट्स वगैरह हैं, एक शॉर्ट सा ब्रीफ सा मैसेज उन तमाम लोगों के लिए जो आपको सुन रहे हैं? बिल्कुल, ये तो आपने बहुत शुक्रिया, मैं आपका सबसे पहले ख़ुद शुक्रिया करूँगी कि आपने इस टॉपिक पे मुझे बुलाया ताकि मैं किसी को अवेयरनेस दे सकूँ। क्योंकि तो मेरा आखिरी मैसेज यही होगा सबके लिए कि अच्छा खाएं, बेहतरीन खाएं, और बिल्कुल अल्लाह ताला की तरफ से एक बीमारी अगर आ जाती है तो उसको अपने ऊपर इतना हावी ना करें, अपनी नॉर्मल रूटीन का इस्तेमाल करें जिस तरह आप रूटीन में पहले थे। क्योंकि हमारा एक अलमिया बन चुका है कि इस बंदे को कैंसर है तो बस अब ये बीमार है, तो वो खुद से फील कर करके इतना डाउन फील कर लेता है, आइसोलेट रहना शुरू कर देते हैं। तो ज़रूर सोशल रहें, आसपास के लोगों से मिलें, अच्छा खाएं, अपनी सेहत का ख्याल रखें। इसके साथ साथ जो इर्द गिर्द उनके रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, अजीज़ व क़ारिब हैं, उनके लिए भी ये स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आपकी जो मरीज़ की डाइट है शायद वो इतना वीक हो चुका है कि शायद वो अपना ख्याल खुद ना रख सके, तो आप डॉक्टर अनम की दी गई हदायत और इन तमाम चीज़ों पर फोकस करते हुए अपने मरीज़ की जान के लिए और अपने प्यारों के लिए इन चीज़ों पे फोकस करें। और हम मिलेंगे आपसे अगले सेगमेंट में। थैंक यू सो मच।